बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। आप हमारे लिए बेशकीमती चीज़ है, इसलिए हम आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा किसी न किसी ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर को लेकर आते हैं जो आपकी विभिन्न बीमारियों के बारे में और स्वास्थ्य चर्चा करते हैं और हम ये बताते हैं कि किस तरीके से बीमारियों से बचा जा सकता है। आज जो डॉक्टर हमारे बीच में हैं वो हैं डॉक्टर रणवीर सिंह चौधरी, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और किडनी व ब्लड प्रेशर के पूरे संभाग में इकलौते डॉक्टर हैं। उनका जो तजुर्बा है वो मित्तल हॉस्पिटल को मिल रहा है और मित्तल हॉस्पिटल के अंदर उनकी सेवाएं हैं। तो मैं आपका चौधरी साहब स्वागत करता हूं। आप हमारे स्टूडियो में आए और आप हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, उसके विषय में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। मेरी प्रारंभिक जो स्कूली शिक्षा है वो हमारे गांव से ही हुई है। गाँव है इंगोनिया, ये जोबनेर तहसील में आता है और ज़िला जयपुर है। वहाँ सरकारी विद्यालय में वहाँ पे हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद जो MBBS की पढ़ाई है वो मैंने SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से और MD की पढ़ाई वो भी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से की। और उसके बाद जो सुपर स्पेशलाइजेशन होता है DM, जो मैंने नेफ्रोलॉजी में किया, वो मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वहाँ से मैंने नेफ्रोलॉजी में DM किया है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा स्वाभाविक सवाल है कि आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं तो अजमेर ही क्यों आपने चुना और मित्तल हॉस्पिटल ही क्यों चुना? क्योंकि मित्तल हॉस्पिटल, क्या आप सोचते हैं कि इस संभाग का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है और आपकी सेवाएं उसमें दी जानी चाहिए थी? हाँ, मैं सोचता हूँ, और जब ज्वाइन किया तब तो था ही। हालांकि अभी और भी हॉस्पिटल आए हैं, लेकिन अभी भी मैं अगर देखता हूँ तो, क्योंकि देखो मानव शरीर तो आइसोलेटेड नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कि किडनी का पेशेंट आ गया तो उसको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, उसको दिमाग की बीमारी नहीं होगी। जी। तो इस शरीर को और स्पेशलिस्ट भी चाहिए होते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मित्तल हॉस्पिटल ही मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं, सभी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं अवेलेबल हैं। और इसलिए अजमेर के संभाग के अंदर अगर देखा जाए तो मित्तल हॉस्पिटल की जो जानकारियाँ हैं वो ज़्यादा बेहतर मिल रही हैं। और डॉक्टर रणवीर सिंह चौधरी से हम बात करेंगे आपके हितों से जुड़ी हुई, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। सबसे पहला तो सवाल मेरा ये है कि किडनी के बारे में मोस्टली, मतलब क्या किडनी, व्हाट इज़ किडनी, क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है, किडनी को किस रूप से लेना चाहिए, किडनी खराब होती है, किडनी बदली जाती है या नहीं बदली जाती है, ये बाद में। पहले किडनी है क्या, शरीर के अंदर किडनी क्या होती है? देखिए, आम जनता में अगर आप देखेंगे तो दिल और दिमाग, इनकी बीमारियों के बारे में तो काफ़ी नॉलेज होती है, क्योंकि इनके सिम्टम्स होते हैं। किडनी जो है वो भी हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं। ओके। ये कमर में होते हैं यहाँ पे, और इनकी जो लंबाई होती है एक एडल्ट मरीज में 9 से 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर आदमी लंबा है तो 12 सेंटीमीटर भी हो सकती है, हाइट कम है तो उसकी किडनी कम आ सकती है। तो इनका मेन मुख्य कारण जो किडनी का है वो अपने शरीर में जो भी अपन खाना खाते हैं उसको, जो काम की चीज़ें वो तो शरीर रख लेता है, जैसे लीवर में जमा हो जाती है, मसल्स में जमा हो जाती है, लेकिन उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी की ज़रूरत पड़ती है। जो भी वेस्ट है, जैसे यूरिया या अन्य जहर होते हैं, उनको यूरिन के रास्ते किडनी अपने शरीर से बाहर निकालता है। इसके अलावा किडनी का और कार्य भी होता है, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। BP कंट्रोल में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके। एंड अपने शरीर में एसिड बैलेंस, अपने शरीर में एसिड को अम्ल कहते हैं और बेस जो होता है उसको क्षय कहते हैं। तो ब्लड के अंदर एसिड और बेस का बैलेंस बनाने का कार्य किडनी करता है। अच्छा। और इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे आप सुनते हो कभी किसी का सोडियम कम हो गया, किसी का पोटेशियम कम हो गया, बढ़ गया, तो इन सबको बैलेंस करने का कार्य किडनी का किया जाता है। और किडनी कुछ हार्मोन भी बनाता है, जैसे इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन बनाता है जिससे कि ब्लड बनता है खून में। अच्छा। तो इसलिए किडनी के मरीज 90% एनीमिक होते हैं, उनमें खून की कमी होती है, क्योंकि किडनी डैमेज तो इरिथ्रोपोइटिन की कमी हो जाती है। और दूसरा, किडनी एक एक्टिव विटामिन D नाम का हार्मोन भी बनाता है। अच्छा। जो विटामिन D हम खाते हैं वो एक्टिव नहीं होता है। ओके। ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये किडनी में जाके ही एक्टिव होता है। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई कि जो आप विटामिन खा रहे हैं, चाहे विटामिन D हो, B हो, C हो, जितने भी विटामिन आप खाते हैं
वो आपके शरीर में एक दवा के रूप में तो जरूर जाते हैं, लेकिन उनका जो काम करने वाला जो तथ्य है वो जब किडनी से मिलते हैं, किडनी उनको वापस डाइल्यूट करके और रस बढ़ा के उनका जो कार्यक्रम मतलब असली कार्य जब विटामिन डी को कार्य करने के लिए उसको एक्टिव होना पड़ता है। उसके लिए किडनी की बीमारियां कौन कौन सी हैं डॉक्टर साहब, ये अगर मैं दर्शक जानना चाहें तो? देखो, किडनी की बीमारियां कई तरह की होती है। जैसे कुछ सब सामान्य बीमारी जो सबसे कॉमन हमको किडनी की बीमारी देखने को मिलती है होती है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट का मतलब टेम्परेरी किडनी को डैमेज होता है, वो किसी भी वजह से हो जाता है, किसी दवाई से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी जो होती है ये सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं उनमें 20 से 25% पेशेंटों में एक्यूट किडनी इंजरी होती है। और ये एक्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 90 से 100 दिनों में ठीक हो जाती है, वापस ठीक हो जाती है। ओके। और दूसरी जो किडनी की बीमारी होती है उसे हम सीकेडी कहते हैं। सीकेडी का मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज। किडनी की वो बीमारी जो 100 दिन से ज़्यादा चली जाती है, वो एक क्रोनिक किडनी डिजीज होती है। ये देखा जाता है कि अगर किडनी की कोई भी बीमारी आई और अगर वो 100 दिन में ठीक नहीं होती है तो किडनी का कुछ काम परमानेंटली कम हो जाता है, किडनी परमानेंटली ही कमज़ोर हो जाता है। तो उसको सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किडनी कमज़ोर है। मेडिकल की भाषा में इस बीमारी को क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं जी। और ये स्टेजेस होती है इसकी, स्टेज 1, 2, 3, 4, लक्षण कैसे समझ में आते हैं? जैसे मेरे को किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कैसे लगेगा कि किडनी की प्रॉब्लम हो गई है? देखिए, लक्षण क्या है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि किडनी की बीमारियों के कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। जो भी मैं लक्षण बताऊंगा वो दूसरी बीमारियों में भी आते हैं। जैसे मैं लक्षण बताऊंगा कि पेशेंट को भूख लगना कम हो जाता है, अब ये तो बहुत सारी बीमारियों में लीवर में भी हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, पेशेंट को बार बार पेशाब आता है, मेनली रात के टाइम, तो ये तो प्रोस्टेट की बीमारी में भी आता है। तीसरा, शरीर में स्वेलिंग होना, तो स्वेलिंग तो हार्ट फेलियर में और लीवर फेलियर में भी होती है। चौथा क्या होता है कि पेशेंट के शरीर में खुजली चलती है, इचिंग होती है। तो इचिंग तो हो सकता है उसको स्किन की बीमारी हो तो उससे भी चले जाए। तो आपको मैं बताऊं, ऐसा कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। जैसे कोई होता है ना कि किसी का आंखों में पीलिया दिख जाए तो अपन गारंटी से कह सकते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो कि आइसोलेटेड केवल किडनी की बीमारी में भी होता है। तो डॉक्टर साहब फिर तो बड़ा मुसीबत होती है। तो ऐसे मतलब मैं दर्शकों से कहूँगा कि किडनी अगर आपका कहीं कोई डैमेज हो रहा है या कहीं कुछ किडनी के लक्षण आ रहे हैं तो हम किस तरीके से एकदम से डॉक्टर के पास पहुँचे और ये सोच कर पहुँचे कि हम किडनी के लिए ही जा रहे हैं? हाँ, देखो, ऐसा तो कोई सोच के पहुँचता नहीं, आज तक तो कोई पेशेंट आया नहीं हमारे पास क्योंकि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। देखो, किडनी के पेशेंट ज़्यादातर जो होते हैं वो जनरल फिजिशियंस के द्वारा हमारे पास रेफर किए जाते हैं। मरीज जो है वो सबसे पहले जनरल डॉक्टर के पास जाता है, वे कंप्लेन लेके जाएगा, कमजोरी है, भूख नहीं लगती, उल्टी का मन करता है, स्वेलिंग आ रही है, तो वो जनरल डॉक्टर उसके सारे टेस्ट लिखते हैं, सीबीसी, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो वो खून की जांच करते हैं तो उसके अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। या यूरिन की जांच करते हैं तो यूरिन में प्रोटीन दिखने लग जाता है। प्रोटीन अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हर कोशिका के लिए। जी। तो किडनी जो होता है वो प्रोटीन को पेशाब में जाने से रोकता है। जब भी किडनी डैमेज होगा पेशाब में प्रोटीन जाने लग जाएगा। अच्छा। तो ये तो आप कुल मिला के ये कह सकते हैं किडनी की बीमारी का पता तो जांचों से ही चलता है। तो क्रिएटिनिन जो आप बोल रहे हैं जिसको, उसकी जांच कैसे की जाती है और इसका क्या महत्व है? देखो, क्रिएटिनिन क्या है कि क्रिएटिनिन एक नॉर्मल प्रोटीन का प्रोडक्ट है। अपनी मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट नाम का एक पदार्थ होता है। मसल्स को एनर्जी लेने के लिए उस पदार्थ को यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है। और उसका वेस्टेज बनता है क्रिएटिन, उससे बनता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन ब्लड में घूमता रहता है। इसको शरीर से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, वो है किडनी। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है ब्लड में जिसको जो केवल किडनी के द्वारा ही बाहर निकलता है। तो जब भी किडनी के काम करने की क्षमता कम होगी ये ब्लड में बढ़ेगा। तो वो इसको मेजर करके किडनी के फंक्शन नापे जाते हैं। इसकी जो मात्रा होती है नॉर्मली एक महिलाओं में आदमियों से कम होती है। महिलाओं में 1 या 1.1 और मैक्सिमम अगर कोई महिला बहुत अच्छी लंबी है, अच्छी मस्कुलर है तो 1.2 और आदमियों में नॉर्मली 1.3 या 1.4 तक ये नॉर्मल माना जाता है। बच्चों में इसकी वैल्यू कम होती है। छोटे कद के आदमी जिनकी मसल्स कमज़ोर हो, क्योंकि ये मसल से आता है, तो उनमें नॉर्मल क्रिएटिनिन भी कम मिलेगा आपको। तो ऐसे लोग जिनको किडनी की ट्रबल है तो उनके लिए आप आहार संतुलित
आहार किस तरह से लें, कौन सा आहार खाना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, अगर आपको पहले जब यूं ही क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ जाता है, आप किडनी के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपकी जांचें करके ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्यूट किडनी इंजरी है या ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। ठीक है। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो फिर वो कौन सी स्टेज है, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब जितना ज़्यादा किडनी डैमेज होगा आपकी स्टेज उतनी ही बढ़ती जाएगी जी। आप बहुत ज़्यादा डैमेज है, मतलब आपकी किडनी अगर 15% से कम काम कर रहे हैं तो आप स्टेज 5 में आ जाते हैं। उस समय अलग डाइट होती है, शुरुआती अवस्था में अलग डाइट होती है। ग्रोसली अगर आप देखेंगे तो देखो, किडनी के मरीजों को हम एक तो नमक की सलाह कम देते हैं, नमक कम खाइए, कम नमक खाइए। जो किडनी के मरीज जो होते हैं ना, इनको 90% को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और इनको जो ब्लड प्रेशर होता है वो साल्ट सेंसिटिव होता है। मतलब सामान्य भाषा में ये बोलो, किडनी का मरीज नमक को हजम नहीं कर सकता, वो नमक खाते उसका बीपी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो नमक की मात्रा हम 2.5 ग्राम या मैक्सिमम 3 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं हटाते। इंडिया में देखा गया कि एडल्ट एवरेज एक आदमी इंडिया में 8 से 10 ग्राम नमक खाता है, लेकिन किडनी के मरीज को 2.5 ग्राम तक नमक अलाउ होता है। ठीक है। दूसरा, उसको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी हम कम बताते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन खाते हैं, तो अगर आपकी किडनी ठीक है तब तो सही है, लेकिन अगर किडनी कमज़ोर है तो हाई प्रोटीन खाने से जो टॉक्सिन्स बनते हैं, यूरेमिक टॉक्सिन्स, उनको बाहर निकालने के लिए किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो जो किडनी पहले से कमज़ोर है, आप अगर उस पर एक्स्ट्रा लोड डालेंगे तो उसके काम करने की क्षमता जल्दी से कम होती जाएगी। डॉक्टर साहब, हाई प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जनता हाई प्रोटीन को नहीं समझेगी, दर्शक नहीं समझ। हाई प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है? देखो, हाई प्रोटीन वैसे तो जो नॉन वेज सोर्स है उन्हीं में हाई प्रोटीन माना जाता है जी। तो इंडिया में अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये मान के चलो कि आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हो। दाल वगैरह ये प्रोटीन है, लेकिन इतना हाई नहीं होता है। हाई प्रोटीन नहीं। हाई प्रोटीन होता है फिश, हाँ, चिकन, ओके, एग वाइट और पनीर। तो पनीर भी मिल्क से बनता है, मिल्क तो एक एनिमल ओरिजिन है, कोई घास फूस से तो आता नहीं। तो ये वाले जो प्रोटीन है ये हाई प्रोटीन डाइट है। वेजिटेबल्स में जो हाई प्रोटीन डाइट आती है उसमें सोयाबीन और दाल आती है जी। लेकिन क्या होता है कि किडनी के मरीज का प्रोटीन बंद नहीं करते हम, उसका जो नॉर्मल इंसान को 1 ग्राम पर केजी, मतलब 80 किलो का आदमी है तो 80 ग्राम प्रोटीन, लेकिन किडनी के मरीज में 80 किलो का है तो उसको हम 50 ग्राम प्रोटीन या 55 ग्राम प्रोटीन एडवाइस करते हैं। तो हमारी सलाह होती है कि आप एनिमल ओरिजिन का प्रोटीन बंद कर दें। ठीक है। फिश, चिकन और एग ये बंद करें। मिल्क में केवल बहुत लिमिट मात्रा में हम 200 ml मिल्क अलाउ करते हैं। और दाल जो है वो हम बंद नहीं करते, थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन अलग स्टेज में अलग है। मतलब ग्रोसली ये समझना चाहिए कि अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आपको प्रोटीन का इंटेक सामान्य से 20% कम लेना पड़ेगा। चलिए, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। ये डायलिसिस क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? देखो, डायलिसिस एक 2 वर्ड से बना है, डाई और लाइसिस। डायलिसिस का मतलब होता है रिमूव करना। तो डायलिसिस क्या होता है? जब पेशेंट के किडनी फेल हो जाते हैं, फेल का मतलब जब किडनी के काम करने की क्षमता 10-15% से कम हो जाती है, तो मनुष्य के शरीर में ये जो यूरिया के और क्रिएटिनिन और पोटेशियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड और भी इंडोक्सिल सल्फेट, ऐसे कई हजारों जहर है जिनको हम नाप नहीं सकते, वो बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। ओके। और ये जहर इकट्ठे होकर शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। दिमाग को पहुंचाते हैं, हार्ट को पहुंचाते हैं और पेशेंट की भूख कम कर देते हैं। तो इसलिए इन जहर को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस खून की सफाई करके ये जो जहर निकालने की प्रक्रिया है, इसको डायलिसिस कहते हैं। ओके। मतलब एक तरीके से जो किडनी का काम है वो एक मशीन करती है। आप ऐसे सोचिए कि जैसे एक आर्टिफिशियल किडनी है और वो कर रही है आपके सारे जो काम किडनी में सारे नहीं कर पाती है। आपको अच्छा। ये जो बहुत जरूरी है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अच्छा। जैसे कि मैंने तो ये भी बताया कि किडनी जो है वो खून बनाने का काम करता है, वो मशीन खून नहीं बनाएगी, वो हार्मोन नहीं बनाती, वो विटामिन को एक्टिव नहीं करेगी। लेकिन इंसान के जिंदा, क्योंकि वो तो आप खून छड़ा सकते हैं, दवाइयों से बढ़ा देंगे। विटामिन डी का अगर किडनी एक्टिव नहीं कर रहा तो एक्टिव विटामिन डी भी आता है बाजार में, वो दे देंगे। लेकिन ये यूरिया, ये जो है ये मरीज की जान ले सकते हैं। ओके। जैसे पोटेशियम एक जहर होता है जो नॉर्मली 3.5 से 5 होता है, 5 से 6 तक थोड़ा सा हमको लगता है कि यहाँ गड़बड़ है, 6 से ऊपर वो डेंजर होता है, वो हार्ट अटैक कर सकता है जी। तो जो ही पोटेशियम 6 से ऊपर जाता है हम मरीज को बोलते हैं गड़बड़ है, और जो ये 7 से ऊपर जाएगा हार्ट अटैक कर देगा। तो वो मरीज की जान जा सकती है, इसलिए हम उनको निकालने के लिए डायलिसिस। तो ये डायलिसिस जो है कितने सालों तक चलता है? मैंने ये देखा है कि मेरे कुछ मित्र हैं जिनके किडनी मतलब इन्फेक्ट वो था और उनको डायलिसिस 4-4, 5-5 साल से चल रहा है। हाँ, चल रहा है। देखो क्या
देखो डायलिसिस जो है वो एक आर्टिफिशियल प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ है। पेशेंट को इस लाइक बना देते हैं कि हम वो जिंदा रह सकता है। बाकी और जो किडनी का फंक्शन है, बीपी कंट्रोल, वो हम सब दवाइयों से कर लेते हैं। और जो जहर निकालने का काम है वो हम डायलिसिस से करते हैं। मरीज को 2 से 3 बार सप्ताह में, ज़्यादातर मरीजों को 2 बार करना पड़ता है। जिन मरीजों को पेशाब आना कम हो जाता है या शरीर पे बहुत ज़्यादा सूजन आती है, बार बार सांस फूलता है, उनको हमको 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। अब डायलिसिस पे मरीज कितने दिन जिंदा रहेगा ये केवल किडनी फेलियर पे ही डिपेंड नहीं करता। अच्छा। ये उस मरीज की उम्र कितनी है, उसको हार्ट की बीमारी तो नहीं है साथ में, बिल्कुल, उसको दूसरी बीमारियां तो नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है। एवरेज ये मानते हैं कि अच्छा डायलिसिस हो और हार्ट अच्छा चले तो मरीज 10-15 साल भी डायलिसिस पे निकाल सकता है। ओके। ये अभी हमारे पास भी, मेरे को आज अजमेर में, जिससे मैं 2015 से हूँ, तो अभी भी 2 पेशेंट ऐसे हैं जो पिछले 12 साल से डायलिसिस पे है। और वो तो अपने आप ही आते हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिल चला के आता है, डायलिसिस कराता है, 4 घंटे अपने घर चले जाते हैं। अच्छा। तो उनकी भी लाइफ चल रही है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 6 महीने ही नहीं चल पाए क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया। तो इसलिए डायलिसिस पे कोई मरीज कितने दिन जिएगा ये इसका क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते। ओके। अच्छा, ये किडनी का जो ट्रबल्स होती है वो आनुवांशिक भी होती है क्या माँ? हाँ, वो मैं जानना चाह रहा था। कुछ बीमारियां आनुवांशिक होती है किडनी की, जैसे जो मोस्ट कॉमन हम देखने को मिलती है, एडीपीकेडी नाम की बीमारी होती है। एडीपीकेडी यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें क्या, किडनी में सिस्ट बनती है गोल गोल। ये 50% में होती है। अगर किसी माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो 2 में ये मिलेगी, और ये नीचे परिवारों में चलती है। और ये बीमारी में अच्छा क्या रहता है कि इस बीमारी में किडनी जल्दी फेल नहीं होता। ओके। इस बीमारी में हम ब्लड प्रेशर करके ज़्यादातर या किडनी में पथरी करके मरीज आता है। और किडनी जो फेल होता है वो 60-70 साल के आसपास फेल होता है, अगर ब्लड प्रेशर ढंग से कंट्रोल करके रखे तो। कुछ मरीज जो ध्यान नहीं दे पाते हैं तो स्टोन की वजह से और बीपी की वजह से उनके किडनी जल्दी भी खराब हो जाते हैं। और कुछ बीमारियां होती है जो कि जिनमें किडनी काम तो सही करता है लेकिन पेशाब में प्रोटीन निकालता है, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। ये बच्चों में अनुवांशिक होती है। फैमिली होती है कि बड़े भाई को भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, इसको भी था, वो बहुत ही रेजिस्टेंट टाइप का होता है, और वो बीमारी फिर आगे जाके किडनी फेल कर देती है। मैं ये जानना चाह रहा था कि किडनी जब ट्रांसप्लांट करने की स्थिति कब आती है कि अब तो डायलिसिस से भी काम नहीं चल रहा, अब किडनी बदलनी ही पड़ेगी या ऑपरेट करना ही पड़ेगा, तो इसको बदलने की ज़रूरत, और बदलने के बाद इसका सक्सेस रेट क्या है? देखो ट्रांसप्लांट पे किसी मरीज को ट्रांसप्लांट की अगर ज़रूरत है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो डायलिसिस कराए। अगर आपके पास सुविधा है, आपके पास डोनर है, ये मैं बता देता हूँ, इंडिया में डोनर जो होते हैं 2 ही तरीके से होते हैं। एक तो लीगल डोनर जिसमें आपका रिश्तेदार देगा, और दूसरा कैडेवरिक डोनर। कैडेवरिक डोनर की एक हेल्दी आदमी, वो किसी वजह से उसका एक्सीडेंट होता है या बीमारी से उसका ब्रेन डेड हो जाता है, पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं करता, तो उसके अंग डोनेशन के लिए लिए जाते हैं। ये कल भी हुआ, आपको अगर याद हो, कल अखबार में न्यूज़ पढ़ी होगी आपने, निम्स हॉस्पिटल के अंदर अलवर के एक लड़के ने डोनेट किया। तो ये 2 ही तरीके से अलाउ है। और ट्रांसप्लांट पे जाने के लिए आपको डायलिसिस कोई कराने की जरूरत नहीं होती है। डायलिसिस वही कराते हैं जो ट्रांसप्लांट तक नहीं जा पाते हैं। अच्छा, वैसे कुछ दिनों बाद, जैसे कुछ दिन तक तो कराते रहे, फिर कोई डोनर मिल गया तो करा सकते हैं आप ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट आजकल के ज़माने में इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई है कि बहुत अच्छे सर्वाइवल है। 1 ईयर सर्वाइवल 95% है कि अगर 100 आदमी आज ट्रांसप्लांट करते हैं तो 90 उनमें से 95 1 साल तक किडनी बिल्कुल सही रहेगा। ये किडनी सर्वाइवल है। जो 5% हो गया ना, वो भी हो सकता है कि मरीज तो ठीक हो सकता है वापस डायलिसिस पे आ गया और रिजेक्ट हो गया, इन्फेक्शन हो गया। लेकिन 95% लोगों के क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा साल भर तक तो 95। उसके बाद 10 साल तक जो सर्वाइवल होता है, फिर उसके मानते हैं कि हर साल 5-10% कम होता जाता है। तो एवरेज मान के चलिए 15-20 साल का 20 साल का सर्वाइवल एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को ईजिली मिल जाता है। वो टाइमली दवाई ले, टाइमली फॉलो करे, क्योंकि इसमें फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है। जो दवाइयाँ दी जाती है पेशेंट को इम्यूनिटी को दबाने के लिए, उनके लेवल बार बार कराने पड़ते हैं। अदरवाइज आपकी बॉडी क्या, वो फॉरेन ऑर्गन है तो उसको रिजेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार बैठी है आर्मी आपकी बॉडी की, तो वो आर्मी को दबा के रखना पड़ता है। तो अच्छा, अगर सही ढंग से फॉलो अप करे तो 20 साल का सर्वाइवल भी है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि किडनी से जो प्रॉब्लम आ रही है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। किडनी के इलाज हैं, और किडनी के इतने बेहतरीन इलाज हैं कि डायलिसिस से भी आप जिंदा रह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किडनी ट्रांसप्लांट के अगर आपको मौके मिलते हैं या अवसर मिलते हैं तो आप किडनी ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर आपके यहाँ पथरी की एक बीमारी जो होती है वो किडनी से रिलेटेड होती है। डॉक्टर साहब, राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा जो है वो पत्थर है कि मेरे वो हर किडनी के अंदर मेरे जो पथरी है, तो वो क्या है और पथरी का बीमारी क्या इलाज है?
राजस्थान जो एरिया है, कम से कम अगर जयपुर से इधर का एरिया देखेंगे तो ये शुष्क एरिया में आता है, जहाँ पर पानी की कमी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पसीना ज़्यादा आता है। अब होता क्या है कि देखो, किडनी के अंदर जो यूरिन में स्टोन बनती है वो किडनी में बनती है और वहाँ से यूरिन के रास्ते से निकलती है। ये बनने का ज़्यादा कारण दो है। एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपका यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, साधारण भाषा में बोले गाढ़ा हो जाता है। देखिए, अगर आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे, उसको घुलाएंगे, वो ईजिली घुल जाएगी। लेकिन अगर 8 चम्मच चीनी डाल के उसको घोलेंगे तो नहीं घुलेगी, वो लास्ट में प्रेसिपिटेट होगी नीचे। इसको सुपर सैचुरेशन थ्योरी बोलते हैं। स्टोन में भी यही है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो जो भी आपके यूरिन में कैल्शियम और सोडियम और फास्फोरस और ऑक्सलेट जाते हैं, ये डिपॉजिट नहीं रहेंगे, ये निकलते रहेंगे, डिजोल्व स्थिति में रहेंगे। जो ही आपको डिहाइड्रेशन होता है तो आपके वो सैचुरेटेड हो जाती है सॉल्यूशन, यूरिन आपका सैचुरेटेड हो गया तो फिर आपके कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फोरस, यूरिक एसिड, ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं। दूसरा, कुछ लोगों में किडनी की रास्ता जो है वो कंजेनाइटली अगर एबनॉर्मल बना हुआ, आड़ा तेरछा, उसमें कहीं रुकावट है तो जिसमें यूरिन रुकता है, तो रुकने की वजह से भी वहाँ पर इन्फेक्शन होकर स्टोन बन जाती है। तो ये हमने देखा है कि राजस्थान के अंदर जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स है टोटल, उनमें स्टोन की वजह से होने वाले किडनी फेलियर का जो परसेंटेज है वो राजस्थान में और स्टेट्स की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका कोई सावधानियां हो सकती हैं? सावधानियां होती है। एक तो ये ध्यान रखने का कि देखो, फैमिली में स्टोन बनने की बीमारी है तो आपको भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। दूसरा, आपका जो लिक्विड इंटेक है वो कम से कम 12 गिलास डेली का होना चाहिए, एक एडल्ट का मानते हैं। ये कम से कम है 12 गिलास पानी, यानी 3 लीटर पानी। दूसरा, ये 12 गिलास भी ऐसा नहीं कि आप सुबह उठते ही 2 लीटर पी लो और फिर शाम तक नहीं पियो, ये रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद अपन सोडियम भी जाता है, मीठा भी जाता है, ये क्या ओस्मोल्स है। तो किडनी में एक सिस्टम है कि आप जितने ओस्मोल आप लेते हो उतने ओस्मोल वो यूरिन के थ्रू बाहर भी आनी चाहिए, वो निकालता है, आदत है उसकी। अब आप अगर उतने ओस्मोल को डिसोल्व रखने के लिए जितना यूरिन चाहिए उतना पानी आप नहीं पियोगे तो वो ओस्मोल तो जाएंगे, और अगर यूरिन की मात्रा कम होगी तो वो बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएंगे और फिर वो वहाँ पर पथरी बनाएंगे। तो आप ये सलाह देंगे हमारे दर्शकों को कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, नमक का इंटेक कम करना चाहिए। इवन आपका अगर ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, क्योंकि ये देखा गया कि अगर आपका किडनी नॉर्मल है, आपका बीपी नॉर्मल है, लेकिन आप ज़्यादा नमक लेते हो, नमक का मतलब हम नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए सोडियम से होता है कि नमक का फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम, जितना आप सोडियम लेते हो आपका किडनी उतना ही सोडियम यूरिन में भेजेगा, और ओस्मोलरिटी सोडियम ही डिसाइड करता है। तो आप पानी कम पी रहे हो, नमक ज़्यादा ले रहे हो, आपको पथरी बनने के चांस ज़्यादा है। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ खाना होता है जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती है, और ये टॉफ़ी, चॉकलेट्स, जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, बैंगन होता है, टमाटर होता है, बीज वाली सब्जियाँ, इनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। तो ऑक्सलेट भी स्टोन बनाता है। तो जिन लोगों में या परिवार में स्टोन बनने की टेंडेंसी हो, उनको ये ऑक्सलेट का इंटेक कम करना चाहिए, और सोडियम का इंटेक यानी सॉल्ट कम लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर आप किडनी के रोग से घबराए हुए हैं, आपको डर लग रहा है कि किडनी का रोग ना हो जाए, तो कौन कौन सी सावधानियां डॉक्टर साहब ने बताई। रणवीर सिंह चौधरी जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छे, आज हमको आपको निःशुल्क देखिए सलाह मिल रही है, वरना यही सलाह अगर आप वहाँ इनके घर लेने के लिए जाएंगे तो अच्छी फीस लेंगे ये, लेकिन उन्होंने हमें समय दिया कीमती, और आपको बहुत सारी जानकारियाँ किडनी के संबंध में मिली। खास तौर से राजस्थान में पथरी की बीमारी है, आप पानी पीते रहिए, नमक कम खाइए, ब्लड प्रेशर से बचिए, ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई। डॉक्टर साहब, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आपने इस कार्यक्रम के अंदर हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।